और 9 साल तक दुनिया को लगा कि वे सब मर चुके हैं। सरकार ने खोज बंद कर दी, लेकिन फिर एक रेडियो कॉल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मेडे, मेडे, हम जिंदा हैं। 27 दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग सवार थे। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 8300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से अपनी 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के 8:13 हुए थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट सब कुछ सामान्य देख रहे थे, लेकिन अचानक सैन जॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ उनका संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन मिलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी आखिरी आवाज थी। इसके ठीक 10 सेकंड के अंदर विमान ATC के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। विमान की आखिरी लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच में थी। उस रात जो हुआ वो किसी तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा भयानक था। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे बवंडर में फंस गया था जिसके बारे में किसी ने ना कभी सुना था ना कभी देखा था। पलक झपकते ही विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कैप्टन मिलर ने अपनी पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया था और उसे किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपस, रडार, सब कुछ बंद हो चुका था। विमान अब किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं था। वो सिर्फ तूफान की रफ्तार से अंधाधुंध उड़े जा रहा था। लगभग आधा घंटा उस जानलेवा बवंडर में जूझने के बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर था। प्लेन के इंजन अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा था। तभी को पायलट की नजर सामने एक द्वीप पर पड़ी। वो एक अनजान, अनछुआ द्वीप था। सबको पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। विमान उस द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया। पेड़ की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को किसी जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया और यही वो चमत्कार था जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। विमान के पेड़ में फंस जाने से यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन ये एक दर्दनाक शुरुआत थी। विमान के अंदर से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। कैप्टन रॉबर्ट मिलर, जिनका सिर एक पैनल से टकराया गया था, होश में आते ही हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को शांत कराया। विमान में सवार एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने बिना समय गवाए घायलों की देखभाल शुरू कर दी। कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर, तो 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें आई थीं। बाकी सभी लोग सदमे में थे, लेकिन सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे विमान से नीचे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वे कहां आ फंसे हैं। ये एक ऐसा द्वीप था जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और एक अनजानी खामोशी थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। हर कोई प्यासा था, लेकिन पूरे द्वीप पर दूर दूर तक किसी नदी, झरने या साफ पानी के स्रोत का कोई निशान नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ बारिश का पानी थी। कैप्टन मिलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समूहों में बांटा। एक समूह को विमान के मलबे से खाने पीने का सामान, दवाइयां और काम की चीजें निकालने का काम सौंपा गया। दूसरा समूह कैप्टन के साथ मिलकर रात गुजारने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गया। उन्होंने विमान की टूटी हुई सीटों, धातु की चादरों और बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ छत तैयार की जो उन्हें रात की ठंड और संभावित बारिश से बचा सके। उस पहली रात जब वे एक दूसरे से सटकर बैठे थे तो उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा? क्या वे कभी इस अनजान जगह से बाहर निकल पाएंगे? दूसरे दिन की सुबह एक नई और कहीं ज्यादा कठिन चुनौती लेकर आई। भोजन की कमी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी थी। विमान से जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। उन्हें द्वीप पर ही भोजन खोजना था, लेकिन कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। ये अज्ञानता हर कदम पर मौत का खतरा बनकर खड़ी थी। इसी कोशिश में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी जिसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहली बार सबको ये एहसास हुआ कि वे सिर्फ फंसे नहीं हैं,
बल्कि हर दिन मौत के बेहद करीब जी रहे हैं। डर, सदमा और अनिश्चितता पूरे समूह पर भारी पड़ने लगी। इस घटना के बाद लोगों में डर और सीमित भोजन को लेकर पहला संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन कैप्टन मिलर और डॉक्टर एवलिन ने स्थिति को संभाला और लोगों को टूटने नहीं दिया। इसी बीच विमान में मौजूद इंजीनियर आर्थर वेस में टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश शुरू की। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वो एक कमजोर सा सिग्नल भेजने में कामयाब रहा। उसने अपनी आखिरी लोकेशन और मदद का संदेश भेजा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और संपर्क का एकमात्र जरिया भी हमेशा के लिए टूट चुका था। दिन बीतते गए। जब 10 दिन बाद भी बचाव का कोई संकेत नहीं मिला, तो 4 लड़कों और एक लड़की का सब्र जवाब दे गया। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, वे चुपके से विमान के मलबे से बनी एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर गए। उन्हें लगा कि मरने से बेहतर है कोशिश करना। वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहां गए, ये एक रहस्य बनकर रह गया। उनके जाने के बाद बचे हुए लोगों को यह एहसास हो गया कि अब उन्हें लंबे समय तक इसी द्वीप पर रहना पड़ेगा। उम्मीद की जगह धीरे धीरे मजबूरी ने ले ली। कैप्टन मिलर ने सभी को इकट्ठा किया और एक स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। काम का बंटवारा किया गया। एक टीम रोज जंगल में जाकर भोजन और फल इकट्ठा करती, दूसरी टीम आश्रय को मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत का काम संभालती। डॉक्टर एवलिन और कुछ अन्य लोग घायलों और बीमारों की देखभाल में जुट गए। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने विमान को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया, लेकिन विमान का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। 1 सप्ताह की लगातार खोज के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो ये विशाल अभियान धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इसी बीच द्वीप पर बचे हुए लोगों ने जीने की कला सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने द्वीप के पत्थरों और विमान की धातु को घिस घिस कर चाकू और भाले जैसे औजार बनाए। सबसे बड़ी चुनौती द्वीप के जंगली सुअर थे, जो झुंड में रहते थे और रात के समय उनके शिविर पर हमला कर देते थे। विमान में मौजूद एक शिकारी ट्रेनर ने लोगों को भाला चलाना और जाल बिछाना सिखाया। कई दिनों की योजना और अभ्यास के बाद उन्होंने अपने पहले जंगली सुअर का शिकार किया। ये एक भयानक लेकिन भावनात्मक क्षण था। शिकार के दौरान 2 लोग घायल हो गए, लेकिन जब वे उस शिकार को लेकर शिविर में लौटे, तो वो सिर्फ भोजन नहीं था, वो उनकी एकता और दृढ़ संकल्प की जीत थी। उन्होंने द्वीप के किनारे टूटे हुए नारियल के तनों से रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या विमान इसे देख ले। हर दिन वे उसी दिशा में नजरें गड़ाए रहते थे। 6 महीने बीत चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए NC-16002 विमान और उसमें सवार 134 लोग एक अनसुलझी पहेली बन चुके थे। 45 मिलियन खर्च करने के बाद अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सभी को लापता घोषित कर दिया। उनके परिवारों को बता दिया गया कि अब लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इस अनजान द्वीप पर जीवन किसी तरह आगे बढ़ रहा था। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, वो डॉक्टर एवलिन की देखभाल में धीरे धीरे ठीक होने लगे और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। फिर भी बीमारी और निराशा के कारण कुछ और लोगों की मौत हो गई। अब द्वीप पर केवल 114 लोग बचे थे। उन्होंने अपने मृतकों को सम्मान के साथ दफनाना शुरू किया और एक दूसरे का मानसिक सहारा बने। रात में जब सब आग के चारों ओर बैठते, तो अपने पुराने जीवन की कहानियां सुनाते और कभी कभी गाने भी गाते। लगभग 1.5 साल बाद द्वीप पर पहली बार किसी बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसने सबके दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। लगभग 1.5 साल बाद द्वीप पर जन्मे उस बच्चे ने सभी के भीतर जीने की एक नई वजह भर दी थी। समय बीतता गया और 2 साल पूरे हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने द्वीप पर जीना सीख लिया था। उन्होंने छोटी मोटी खेती शुरू कर दी थी और मछली पकड़ने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। फिर भी सभ्य दुनिया में लौटने की इच्छा उनके दिलों में जिंदा थी, जो हर रात उन्हें बेचैन रखती थी। इंजीनियर आर्थर वेंस के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक बड़ी नाव बनाने का फैसला किया। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने विमान के टुकड़ों, लकड़ी और बेलों का उपयोग करके एक बड़ी और मजबूत नाव तैयार की। जिस दिन उन्होंने उस नाव को समुद्र में उतारा, वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। 25 सबसे मजबूत और अनुभवी लोगों को उस नाव पर सवार किया गया, इस वादे के साथ कि वे मदद लेकर वापस लौटेंगे। नाव द्वीप से कुछ मील दूर तक तो ठीक चली, लेकिन फिर मौसम ने अपना असली रूप दिखा दिया। अचानक आसमान में काले बादल घेर आए और एक भयानक तूफान ने उनकी नाव को चारों तरफ से घेर लिया।
ऊंची ऊंची लहरों ने नाव को पलट दिया। उनमें से कुछ ही लोग तैरकर किसी तरह वापस द्वीप के किनारे पहुंच पाए, लेकिन उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। ये द्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा झटका था। पहले ही बीमारी और निराशा से 15 लोग मर चुके थे और अब इस हादसे ने 16 और लोगों को उनसे छीन लिया। कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत हो चुकी थी और 5 लोग पहले ही भाग चुके थे। अब द्वीप पर केवल 98 लोग बचे थे। इस घटना ने उनके बचने के विश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। कई लोगों ने मान लिया कि यही द्वीप उनकी कब्र बनेगा और यहां से निकलने की हर कोशिश सिर्फ मौत को दावत देना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके भीतर उम्मीद की आखिरी लौ अभी बुझी नहीं थी। 5 साल गुजर चुके थे। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे उनके लिए यही उनकी पूरी दुनिया थी। उन्होंने कभी कार, बिजली या शहर नहीं देखे थे। बड़े लोग उन्हें अपनी पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाते, जो उन बच्चों के लिए किसी परी कथा से कम नहीं होती थीं। लेकिन समय के साथ समाज में दरारें पड़ने लगीं। द्वीप के प्राकृतिक संसाधन जैसे खास किस्म के फलदार पेड़ और छोटे जानवर धीरे धीरे कम होने लगे थे। भोजन की कमी ने लोगों के बीच तनाव पैदा कर दिया और वे 2 गुटों में बंट गए। एक गुट का नेतृत्व कैप्टन मिलर कर रहे थे, जो अब भी मानते थे कि किसी भी कीमत पर यहां से निकलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। दूसरा गुट एक हताश व्यक्ति के नेतृत्व में था, जिसका मानना था कि यही उनकी नियति है और बाहर निकलने की हर कोशिश सिर्फ मौत लेकर आई है। इसी बीच भोजन की तलाश में गया एक खोजी दल द्वीप के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें किसी प्राचीन और टूटी फूटी सभ्यता के खंडर मिले। उन खंडरों के पास एक गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिला, जिसके पास धातु का एक छोटा सा जंग लगा टुकड़ा पड़ा था। वो टुकड़ा किसी पुराने विमान का हिस्सा लग रहा था। इससे साफ हो गया कि वे इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और भी गहरा हो गया। क्या इस द्वीप पर कोई श्राप था? क्या यहाँ आने वाला हर इंसान यहीं मर जाता है? इन सवालों ने उनके दिलों में डर और निराशा को और मजबूत कर दिया। 7 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में तनाव, बीमारी और भोजन की कमी के कारण 16 और लोगों की मौत हो गई थी। अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 82 रह गई थी। लोग जीने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे और बस किसी तरह दिन काट रहे थे। तभी 8वें साल की एक दोपहर द्वीप पर एक भयानक चक्रवात आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने उनके बनाए आश्रयों और फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया। वे खुले आसमान के नीचे भीगते हुए कांप रहे थे और सोच रहे थे कि शायद अब अंत आ गया है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद द्वीप एक जोरदार भूकंप से कांप उठा। जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे फट जाएगी। पहाड़ टूटकर गिरने लगे और पेड़ जड़ से उखड़ गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। अनजाने में यही भूकंप उनके उद्धार का कारण बनने वाला था। भूकंप के कारण विमान का वो मलबा जो सालों से एक ही जगह पड़ा था, अपनी जगह से खिसक गया। उसके नीचे दबे कुछ तार और उपकरण बाहर आ गए। भूकंप के कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो इंजीनियर आर्थर वेन्स टूटे हुए मलबे का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर विमान के उस रेडियो पर पड़ी जो अब एक अलग कोण पर पड़ा था। उसी समय वैज्ञानिकों के अनुसार एक तीव्र सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर उठा, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया। शायद इसी खगोलीय घटना या हिले हुए तारों के जुड़ जाने से एक चमत्कार हो गया। आर्थर ने जैसे ही रेडियो का एक स्विच दबाया, उसमें से हल्की सी खरखराहट की आवाज आई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से बचे खुचे तार जोड़े और 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जल उठी। उसने तुरंत माइक उठाया और कांपती आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे। ये फ्लाइट NC-16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। मियामी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे ऑपरेटर को जब यह संदेश सुनाई दिया तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब आर्थर ने विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्टन का नाम और उड़ान की तारीख बताई तो पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। द्वीप पर मौजूद लोग दिन रात आग जलाकर धुआं करते रहे। पूरे 9 साल बीत चुके थे। एक सुबह जब बचे हुए 82 लोग जागे तो दूर क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। वो धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता गया और आखिरकार वो एक अमेरिकी नौसेना का जहाज निकला। उस जहाज को देखते ही 9 साल का दर्द, पीड़ा और इंतजार आंसुओं के सैलाब में बह निकला। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जब बचाव दल द्वीप पर उतरा तो वे उस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। जिन्हें दुनिया 9 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी, वे आज उनके सामने खड़े थे। उनकी वापसी की कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया।
एक साल बाद 1958 में लेखक जेम्स बार्डविन ने इन बचे हुए लोगों के अनुभवों पर आधारित किताब लिखी जिसका नाम था लॉस्ट इन द एको ऑफ 9 years, सर्वाइवल ऑफ फ्लाइट NC-16002। ये किताब अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी और ये साबित कर गई कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर